एटॉमिक मास का वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, वेरी फर्स्ट, सबसे पहले जो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन किया था ऐसे किया था, बड़ा आसान है। द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट compared with the mass of single atom of hydrogen was called, उस वक्त उन्होंने कहा कि ये was called relative atomic mass। इस नहीं लिख रहे क्योंकि आज हम लोग एक और स्टैंडर्ड के लिहाज से मालूम करते हैं, कार्बन के लिहाज से रिलेटिव एटॉमिक, वैसे एज अगर लिख भी ले तो कोई मसला नहीं है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, ऑफ दैट एलिमेंट। लेकिन ये कंपैरिजन की बात जो है ये कैसे करेंगे, डिफिनीशन का तो समझ में बात आ गई कि ऐसे करते, तो इसका मतलब ये कि रिलेटिव एटॉमिक मास, relative atomic mass of an element, ये आप इस तरह इक्वेशन की सूरत में भी लिख सकते हैं, is equal to mass of single atom of an element, वही एलिमेंट जिसका आप मालूम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, तो एक से डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है, तो जो बचेगा वो रिलेटिव एटॉमिक मास उसी एलिमेंट का होगा, तो डिवाइडेड बाय 1 में सिंपल लिखते हैं मास ऑफ अ सिंगल, ठीक है, तो 1 से आप डिवाइड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है जो बचता है 1 से डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा, तो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट सामने आ जाएगा जो कि एक सिंगल एटम का मास होता है। तो ये अगर आप ना भी लिख ले तो कोई मसला नहीं है, डिफिनीशन आपको समझ आनी चाहिए असल में। तो ये कुछ भी नहीं है, द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अ सिंगल एटम, यानी ये हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो दूसरा, जाहिर सी बात है कि ये तो पता चला था कि उस वक्त और आज भी ये पता है कि हाइड्रोजन से छोटा किसी का एटम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि मास ऑफ अ सिंगल एटम तो भारी, ये हम ये देखते हैं कि ये कंपेयर करते हैं, तो सिंपल आई व्यू भी कह सकते हैं कि हाउ हैवी इज अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट compared with the single atom of या relative to the single atom of hydrogen। हाइड्रोजन के एक एटम से, ये जो मेरा टारगेट एलिमेंट है जिसका मैं देखना चाहता हूं, इसका एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कितना भारी है, तो ये जो वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे उसी एलिमेंट का एटॉमिक, यानी रिलेटिव ना भूलना क्योंकि आप ये रिलेटिव कर रहे हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास यही होगा। अब ये तो बात क्लियर हो गई कि हमने डिफाइन भी किया और स्टैंडर्ड भी हमें मिल गया, मैंने कुछ हिस्ट्री का भी बता दिया कि किस तरह जो है हाइड्रोजन को सेलेक्ट किया गया। अब हाइड्रोजन को इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि कोई और ऑप्शन था ही नहीं हमारे पास, तो इसका हम फिक्स कर सकते थे, ठीक है। अब आते हैं रियल एग्जाम्पल की तरफ। ये शायद इसी तरह मुझे पूरा समझ ना आए, तो मुझे चाहिए रियल एग्जाम्पल, कैसे लोगों ने एक एग्जाम्पल तो दे दे सर कि उन्होंने कैसे जो है किसी एलिमेंट का हाइड्रोजन के रिलेटिव मास उस वक्त निकाला। अच्छा जी, तो ये मैंने दोनों व्हाइट बोर्ड जो है क्लियर इसलिए करवाएं कि जो मैं एग्जांपल करने जा रहा हूं रिलेटिव एटॉमिक मास का रियल में कैसे डिटरमाइन करते थे, तो वो 2 अटेम्प्ट्स में है। एक जो अटेम्प्ट मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को वो जॉन डाल्टन ने की थी, और ये ऑक्सीजन के लिए हम कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास डाल्टन ने निकाला था वो गलत था। उनके मुताबिक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन के लिहाज से 8 डाल्टन है, और यही डाल्टन जो बाद में हम AMU लिखते हैं तो उसका भी आगे क्लियर हो जाएगा। तो उनके मुताबिक 8 यूनिट्स के बराबर है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के लिहाज से। तो ऑक्सीजन का उन्होंने जो एटॉमिक मास निकाला था वो 8 था। कैसे निकाला था, क्यों गलत था, फिर उसमें करेक्शन के लिए मैंने ये जो जगह है रिजर्व रखी है, तो करेक्शन इस तरफ लिख लेंगे, और जो उसका अटेम्प्ट है अपना जॉन डाल्टन साहब का वो मैं इधर लिख रहा हूं। तो डाल्टन ने, या हम टाइटल डाल देते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, डिटरमाइनिंग रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। डिटरमाइनिंग, इसी पेन से लिख लेते हैं, टारगेट हमारा है डिटरमाइनिंग रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। डिटरमाइनिंग, अब ये मैं डिटरमिनेशन की बात कर रहा हूं, वो तराजू बना के
चीजों के एक और दूसरे साइड पे नहीं रख रहा हूं, जस्ट समझाने के लिए। हकीकत क्या है वो ये है, डिटरमाइनिंग रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और ये किस वक्त, जब हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है। ठीक है, स्टैंडर्ड हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन। याद रखिए इस वक्त हम सब जितनी भी बातें कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हमारा क्या है, हाइड्रोजन। फर्स्ट स्टैंडर्ड और फर्स्ट डिफिनीशन की हम बात कर रहे हैं कि पहले कैसे निकालते थे लोग। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मासेस। तो इसके लिए जॉन डॉल्टन ने जो अटेम्प्ट की थी, उन्होंने कहा कि ये तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि उस वक्त तक ये क्लियर हो गया था कि पानी जो है ओरिजिनली किस चीज से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो उन्होंने कहा कि लेट्स ट्राई मेकिंग सम वाटर। तो ये हाइड्रोजन उन्होंने लिया, कैसे, ऐसे लिखता हूं अंग्रेजी में, इसकी एक वजह है। ठीक है, और इंग्लिश में लिख रहा हूं। और फिर इसके साथ उन्होंने क्या मिलाया, उन्होंने मिलाया ऑक्सीजन। ठीक है, और जाके बना पानी, बिल्कुल बना था, पानी बन गया। ठीक है, H2O नहीं H2O बिल्कुल भी नहीं, H2O का पता होता तो रिजल्ट भी उनका सही आता। वाटर बना था, WATER, वाटर। ठीक है, अब उन्होंने जो सैंपल था, उनको ये पता नहीं था कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है चीजें। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन H है और इसके साथ अपना ऑक्सीजन मिल गया, तो हमारा जो पानी बना वो क्या है, HO है। ठीक है, तो डाल्टन के मुताबिक पानी का जो फार्मूला था वो क्या था, HO। ठीक है, HO फार्मूला था पानी का डाल्टन के जहन में। ठीक है, उन्होंने जो फार्मूला इसको दिया पानी को, तो वो फार्मूला कौन सा था, HO। अब उन्होंने ये जो वैल्यूज दी हुए हैं, जो क्वांटिटीज दी हुए हैं, ये इस हिसाब से उन्होंने लिए हैं कि हाइड्रोजन को उन्होंने लेट्स सपोज जितना लिया, तो इसके लिए ऑक्सीजन वो इतना डालते गए कि ये सारा हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाए, फुल रिएक्शन हो जाए और उससे उतना वाटर बन जाए। तो कोई सा भी आप क्वांटिटी ले लें। तो लेट्स से उन्होंने स्टार्ट किया, चले किस चीज से, 4 ग्राम से कर ले। ठीक है, 4 ग्राम उन्होंने हाइड्रोजन लिया, क्या लिया, हाइड्रोजन। तो उन्होंने देखा कि 4 ग्राम हाइड्रोजन को मुकम्मल तौर पर कंज्यूम करने के लिए उनको 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। कितना चाहिए, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तब जाके 36 ग्राम ऑफ पानी बनेगा। ठीक है, तो ये उन्होंने किया, वैसा ही हुआ, 4 ग्राम इसका लिया, 32 ग्राम इसका लिया, तो 36 ग्राम उसने पानी बना लिया। ठीक है, अब इस पानी के अंदर वो जाके एनालाइज कर रहे हैं इस चीज को, अब वो स्केल डाउन कर रहे हैं, उस लेवल तक जा रहा है जिस लेवल तक वो पहुंच नहीं सकता। ठीक है, प्रैक्टिकली। तो ये सिंप्लीफिकेशन जो हम कर रहे हैं, याद रखिए ये साइंस में बड़ा अच्छा अप्रोच होता है। दो अप्रोचेस यूजुअली हम अपना रहे होते हैं साइंस के मेथडोलॉजीज में। एक होता है चीजों को स्केल अप करना, छोटे लेवल से आप इसको बढ़ा रहे हैं, इसको कहते हैं स्केल अप। एक होता है बड़ी सी चीज को आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, स्केल डाउन कर रहे हैं। तो ये डाल्टन का जो अप्रोच था वो था चीजों को इस वक्त स्केल डाउन करना। तो उन्होंने कहा कि ये जो पानी है, जो 36 ग्राम पानी बना, इसमें देखना चाहता हूं, उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूं इसमें कि कंट्रीब्यूशन हाइड्रोजन का कितना है और कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का कितना है। तो कंट्रीब्यूशन बाय मास का उन्होंने रेशो निकाला। कैसे किया, इधर देखें। उन्होंने कहा कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन है नजर आ रहा है, ये 36 में 4 ग्राम हाइड्रोजन जाके मिला है। तो इसको मैं लिखूंगा कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी साइड पे लिखते हैं कि ये जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑक्सीजन उस वक्त कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन या कंट्रीब्यूशन बाय ऑक्सीजन एंड कंट्रीब्यूशन बाय हाइड्रोजन। तो नजर आ रहे हैं हमें 4 ग्राम इसका कंट्रीब्यूशन, इसका कितना है 4 ग्राम्स। कितना है 4 ग्राम्स। इसका कितना है, ग्राम्स को आप इस तरह पूरा लिखें, इसका कितना है, अगर ये 36 पानी बन रहा था तो 4 अगर इसने कंट्रीब्यूट किया था ग्राम्स के स्केल पे, बड़े स्केल पे हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त 32 किसने कंट्रीब्यूट किया, 32 ग्राम्स ऑक्सीजन ने कंट्रीब्यूट किया, तब जाके 36 ग्राम हमारा पानी बन गया।
अब इस चीज को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, हमें मैथमेटिक्स की इजाजत दे देती है कि अगर आप दो चीजों को रिलेटिवली कंपेयर यानी इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो दोनों के साथ एक जैसा आप कर सकते हैं जब तक वो दोनों चीजें एक जैसी हैं। तो ये भी ग्राम से, ये भी ग्राम से, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं भाई, मुझे ग्राम्स नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं ग्राम्स को बिल्कुल मैं काट रहा हूं और इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं कितना, एटम के लेवल तक। किस लेवल तक? एटम के लेवल तक। तो ये मैंने ग्राम्स काट दिए, इसको बल्क स्केल में से मैं रिमूव करता गया, इमेजिन कर रहा हूं, मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहा हूं और मैं यहां तक पहुंच गया कि, और इक्वली कर रहा हूं, जितना इसको रिमूव कर रहा हूं हाइड्रोजन का, उतना उसके साथ पानी भी, ऑक्सीजन भी जा रहा था, क्योंकि दोनों की कंट्रीब्यूशन उसी चीज में, दोनों की कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और वो चीज में हटा रहा हूं तो दोनों की कंट्रीब्यूशन जो है वो मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो जाके सिंपली मैं इस बात पे पहुंच गया, एटम के लेवल पे पहुंच गया कि अगर मेरे यहां पर 4 हाइड्रोजन के एटम्स रह गए, कितने रह गए? एटम्स की लेवल तक हम आ गए। इसका आप यू भी कह सकते हैं, ये 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स है। क्या है ये? लिख ले तो बड़ा आसान हो जाएगा। हाइड्रोजन के एटम्स है और ये 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के एटम्स की कंट्रीब्यूशन है। ये नहीं कहे कि ये 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स है, बल्कि ये कहें कि ये 32 ग्राम जो कंट्रीब्यूशन है ये ऑक्सीजन एटम्स की वजह से। सही है? इस तरह लिख ले तो बड़ा आसान होगा। तो ये मेरे पास जो रह गया, ये रह गया कि अब ये कंट्रीब्यूशंस बाय, ये मैं यू लिख रहा हूं, अब मैं यू लिख रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन कितना बचा एटम के स्केल पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब एटम्स की मैं बात तक ले आया, एटम्स तक ले आया। कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय मास, सही है? ये कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय मास इधर भी लिख लें ताकि फिर कोई कंफ्यूजन हो कि सर आगे आपने चेंज किया। कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बाय मास, ठीक है, चीज वही है, लेकिन ग्राम्स को हटा के मैंने अब एटम्स को एटम्स के मुकाबले में लाया। तो ये जो कंट्रीब्यूशन अब बचा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बाय मास, वो कितना है और ये कितना है, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन है 4, कितना है 4, ठीक है। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये 32 है, ये 32 है, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, एक के लेवल पे ले, क्योंकि मेरा जो स्टैंडर्ड है वो हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है, उस लेवल पे ले आता हूं। तो इसको एक पर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 2, इसको मैं 4 डिवाइडेड बाय 4 क्यों कर रहा हूं ऐसी, सो दैट टू रीच माय स्टैंडर्ड है 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, उस पर ले आऊं। तो 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, ये हो गया मेरा 1, ठीक है। अब इसको जैसे ट्रीट किया